ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पेसिफिक हीट का एक अच्छा खासा डिस्कशन किया और उससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हमने समझने की कोशिश की। अब फंडामेंटली हमें एक बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस है, मान लेते हैं क्यूब के शेप में मैं उसे दिखा रहा हूँ, ये सब्सटेंस हमारे पास है। ओके, और हमने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड की, हीट करना शुरू किया डेल्टा क्यू। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं वो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर इस मटेरियल का, इस सब्सटेंस का क्या होगा, टेम्परेचर। ओके, और इतनी हीट मिलने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता है फॉर अ गिवन यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, हम उसे स्पेसिफिक हीट कॉल करते हैं। और अगर वही मोल में गिना जा रहा है तो हम उसे मोलार स्पेसिफिक हीट कॉल करते हैं। एंड वी हैव डिराइव्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन सेइंग द हीट इक्वेशन इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, मास एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये एक हीट इक्वेशन बन के हमारे सामने आ जाती है। कुछ एक रिवीजन के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, ठीक है, तो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 1 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। वही अगर हम आइस की बात करते हैं तो वो होती है 0.5 पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और वही अगर हम स्टीम की बात करते हैं, वाटर पर 100 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक हीट होती है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 3.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और स्पेसिफिक हीट विल टेक अ वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट इफ वी कंसिडर isothermal process. Specific heat will take a value of 0 if we consider, yes, adiabatic process. और एक और जगह पर स्पेसिफिक हीट भी इंफिनिटी का वैल्यू ले लेती है फॉर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग। अब इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि स्पेसिफिक हीट जो होती है वो गैसेस के लिए सीवी और सीपी ऐसे डिफाइन की जाती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एज वेल एज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ये डिस्कशन मैं कर चुका हूं। और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं सीपी माइनस सीवी तो वो होता है आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये कल के पूरे लेक्चर की एक छोटी सी समरी मैंने आपके सामने रखी। ओके, तो पता ये चला कि किसी भी सब्सटेंस को जब हम हीट करते हैं उसके टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे, और उसके टेम्परेचर में जो चेंजेस आएंगे उसके लिए हम स्पेसिफिक हीट का कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन है कि अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यूअसली लगातार इस सब्सटेंस को हीट देना जारी रखें, हीट देना कंटिन्यू करते हैं, तो फिर आगे क्या एक्सपेक्टेड है, यू में से इसका एक्सपांशन होगा। यस, तो डायमेंशनल चेंज बिल्कुल होगा, इसका एक्सपांशन होगा। बट उससे भी ज्यादा सिग्निफिकेंट अगर कोई ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम करें तो हम ये कहेंगे कि इस सब्सटेंस का चेंज ऑफ स्टेट होगा, चेंज ऑफ स्टेट। आज हम इस पर बात करेंगे, चेंज ऑफ स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज ऑफ स्टेट? तो यहाँ चेंज ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि अगर गिवन सब्सटेंस सॉलिड है, ठीक है, और हम उसे हीट कर रहे हैं इसी तरीके से, तो वो मेल्ट होना शुरू होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड में कन्वर्जन होने के बाद भी अगर हम उसे हीट देना कंटिन्यू रखते हैं तो वो वेपराइज हो जाएगा, यानी कि वो गैसियस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हीट के मिलने पर या हीट के एक्सट्रैक्ट किए जाने पर, हीट के निकाल लेने पर सब्सटेंस के टेम्परेचर में तो चेंजेस आएंगे ही। हीट मिली तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने तो टेम्परेचर घटेगा, मतलब टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अगर एक्सचेंज की जाती है तो हम ये भी देखेंगे कि सब्सटेंस के स्टेट में, उसके एग्जिस्टिंग फॉर्म में चेंज आ जाता है।
ठीक है, इट गोज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैसियस स्टेट, और अगर हम हीट निकाल लेते हैं तो फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड टू सॉलिड, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे स्टीम है आपके पास गर्म, आपने उसको ठंडा करना शुरू किया तो वाटर बन जाएगी, और ठंडा करना शुरू किया आपने उसको, उसके पास से और हीट आपने निकाल ली तो वो सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो दिस डिस्कशन ऑल्सो रिक्वायर सम स्पेस। इसके लिए भी हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए कि स्टेट सब्सटेंस की कैसे चेंज होती हैं और उसमें क्या क्या पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं। तो आई विल बी पुटिंग फ्यू सिंपल डेफिनेशंस। मैं अपने मॉड्यूल में से सीधे सीधे ये डेफिनेशंस उठा के यहाँ पुट अप कर रहा हूँ। बहुत बेसिक बातें हैं, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन करना जरूरी नहीं समझता हूँ। छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बेसिक एकदम। जैसे सबसे पहले यहाँ देखिए मेल्टिंग, तो किसमें कन्वर्ट होना है सॉलिड को? लिक्विड। और जब कोई सब्सटेंस मेल्ट हो रहा होगा तो याद रखिए उसका टेम्परेचर कैसा रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है, क्योंकि दी गई हीट जो है उस वक्त टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि वो सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए, उसके फॉर्म को, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। नाउ द सेकंड पैरामीटर हियर कम्स एज बॉइलिंग। ठीक है, अब बॉइलिंग में देखिए कौन सा सब्सटेंस चेंज होगा? लिक्विड स्टेट। ठीक है, होल मास ऑफ द लिक्विड, उसका इवेपोरेशन होगा, मतलब लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? वेपर्स। गैसियस, या कह सकते हो वेपर्स, और ये भी कैसे होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो पता चला मेल्टिंग या बॉइलिंग या इवन स्टेट जब चेंज हो रही होगी, किसी भी हालत, किसी भी स्टेट से किसी भी दूसरे फॉर्म ऑफ स्टेट में जब सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा होगा, तो याद रखिए टेम्परेचर चेंज नहीं होता है उसका, क्योंकि जो भी हीट हम देंगे उसका यूज किस में हो रहा है? टेम्परेचर चेंज करने में नहीं यूज हो रहा उसका यूज किस में हो रहा है? फॉर्म या स्टेट को बदलने में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैंने ये भी लिखा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर। प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। अब यहाँ एक और तीसरा टर्म आ जाता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में भी क्या होता है, गौर से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इवेपोरेशन में भी क्या होता है कि लिक्विड जो है कन्वर्ट होता है वेपर्स में। अब बॉइलिंग में भी यही होता है, लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है वेपर्स में। लेकिन बॉइलिंग और इवेपोरेशन ये अलग अलग चीजें हैं। इवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर्स पर होगा, सभी टेम्परेचर्स पर होगा। जैसे इवेपोरेशन के लिए समझने की कोशिश करिए, मेरे पास पेट्रोलियम है, मैंने पेट्रोलियम एक ग्लास में भर के रख दिया, तो पेट्रोल क्या होगा? इवेपोरेट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा ग्लास में से पेट्रोल कम होता जा रहा है, इवेपोरेट हो गया, उड़ गया। मैंने कोई टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रखा है मैंने उसको, वो किसी भी टेम्परेचर पे उड़ रहा है, इवेपोरेट हो रहा है। बॉइलिंग, ठीक है, वाटर का बॉइलिंग फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो कौन से टेम्परेचर पर होगा? 100 पर होगा। लेकिन बाकी टेम्परेचर्स पर भी अगर मैं वाटर को ऐसे ही छोड़ दूं, ऐसे ही छोड़ दूं 27 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो भी मैं देखता हूं कि वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेशन ये फिनोमेना जिसमें लिक्विड का कन्वर्जन वेपर्स में यानी कि गैसियस स्टेट में होगा, सभी पॉसिबल टेम्परेचर्स पर, ऑल टेम्परेचर्स पर। ठीक है, लेकिन बॉइलिंग ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को बिलोंग करेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बॉइलिंग जो है ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को बिलोंग करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बॉइलिंग का फिनोमेना अकर होगा। तो बॉइलिंग इज a particular temperature at which the liquid going to be converted into vapor, and evaporation is a process in which the liquid is going to be converted into vapors at all possible temperatures. Okay, हाँ, ये भी जरूर कहा जा सकता है कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। ठीक है, और जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट स्मॉल होता है उनका इवेपोरेशन बड़ा जल्दी जल्दी होगा, ये भी कहा जा सकता है। ठीक है, और इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर। तो कंडीशंस में फर्क है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में कंफ्यूजन न करें। आर थिंग्स क्लियर? यस सर। अब एक और छोटी सी डेफिनेशन यहाँ आ जाती है,
आज के लेक्चर में सारी डेफिनेशन ही रहेंगी, तो बस सुनते जाना है और चीजों को बाद में फिर याद रखना है आपने। हीट ऑफ इवेपोरेशन, हीट ऑफ इवेपोरेशन इट्स वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन। इवेपोरेशन के पूरे प्रोसेस के लिए जितनी भी हीट रिक्वायर होगी, ओके, जो भी हीट का रिक्वायरमेंट होगा इवेपोरेशन के पूरे प्रोसेस के लिए, उस हीट को हम क्या कॉल करेंगे, हीट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, जो भी हीट वहां पे खर्च हुई होगी। नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, सब्लिमेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन में देखिए क्या होता है। अब बिफोर आई टॉक ऑन टू सब्लिमेशन, मेल्टिंग में क्या हो रहा था, solid सॉलिड लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। बॉइलिंग में क्या हो रहा था, लिक्विड Evaporation. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, लिक्विड इन Vapors. ऑल गिवन टेम्परेचर्स। सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक सॉलिड डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट, लिक्विड नहीं बना, सीधा सॉलिड एकदम से वेपर्स में ही कन्वर्ट हो गया। हो सकता है ऐसा, इज पॉसिबल। ओके, कैम्फर, काफुर बोलते हैं ना अपन उसको, काफुर, Yes. उसको रख दो ऐसे ही छोड़ दो तो वो तो सॉलिड होता है अपीयरेंस में, दिखने में, लेकिन ऐसे ही खुली हवा में छोड़ देंगे ना उसको तो उसका लिक्विड नहीं बनता, वो सीधा वेपर में कन्वर्ट, Yes. उड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है। ओके, तो सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड जो है वो सीधा सीधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Vapor. वेपर्स में। अब यहाँ एक और छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है कि हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या है। मतलब हीट ऑफ सब्लिमेशन इन वेरी सिंपल वर्ड्स, बिना किसी एक्स्ट्रा डिस्कशन के मैं ये कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सब्लिमेशन करने के लिए जो भी हीट रिक्वायरमेंट होगी उसे हीट ऑफ सब्लिमेशन कहा जा सकता है। ठीक है, बाकी चीजें तो मैंने ऐसे समझा दी आपको। अब एक और डेफिनेशन यहाँ आती है, दिस वी कॉल एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ये सुना होगा आपने केमिस्ट्री में। इसमें Yes. थोड़ा रिवर्स प्रोसेस होता है। इसमें जो वेपर्स होते हैं, गैसियस फॉर्म में जो होता है वेपर्स, इनका कन्वर्जन हम किसमें कराते हैं, लिक्विड। Liquid. ठीक है, जैसे वाटर के वेपर्स हैं हवा में, टेम्परेचर हमने कम कर दिया एकदम से, तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर कम होने की वजह से वो वेपर्स जो है, गैसियस सिचुएशन जो है, वो लिक्विड के ड्रॉप्स में, वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रही है। Yes. कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होगा कि वेपर स्टेट से, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में हम लोग आ जाएंगे। ओके, नाउ देयर इज अगेन अनदर प्रोसेस टू डिस्कस, Hoarfrost. Okay, you just have to remember these definitions because they may be required in solving the numericals. Hoarfrost, इसमें वेपर्स का कन्वर्जन सीधा सीधा सॉलिड्स में होगा। ठीक है, तो केयरफुली देखा जाए तो सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस है ये। Yes, sir. सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा था, वेपर्स में, Liquid. वेपर्स में सब्लिमेशन। Yes, yes. और हॉटफ्रॉस्ट में क्या होगा, वेपर्स सीधा कन्वर्ट होंगे किसमें, Solid. सॉलिड्स में। सो दिस इज अ रिवर्स प्रोसेस। अब फ्रीजिंग वगैरह करके हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हवा में थे, जो वेपर फॉर्म में है, सडन फ्रीजिंग हमने किया तो वो एकदम से आइस बन गया, पानी नहीं बना, वाटर नहीं बना, सीधा सीधा वेपर्स का कन्वर्जन आइस में होगा। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ स्नो बाय फ्रीजिंग ऑफ क्लाउड्स इज अ वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ हॉट फ्रॉस्ट। ओके, एक और फेनोमेना होता है यहाँ, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। रेगुलेशन में हम कन्वर्जन ऑफ स्टेट कराते हैं, बट प्रेशर को चेंज करके नहीं कराते हैं, रादर सॉरी टेम्परेचर को चेंज करके नहीं कराते हैं, रादर प्रेशर को चेंज करके कराते हैं। ओके, विल चेंज प्रेशर। तो देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आइस को मेल्ट कर रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस बाय प्रेशर, नॉट बाय टेम्परेचर। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इट्स अ यूनिक फेनोमेना। हालांकि हमारे सीक्वेंस ऑफ डिस्कशन में ये ज्यादा नहीं आएगा, हमारा जो ज्यादा डिस्कशन होगा या न्यूमेरिकल्स हमारे भी बनेंगे वो हीट एक्सचेंज के बिना पे बनेंगे, ना कि प्रेशर की कंडीशन पे। बट जस्ट टू ऐड ऑन अनदर डेफिनेशन, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कराना बाय यूजिंग प्रेशर,
विल बी कॉल्ड एज रेगुलेशन। और प्रेशर अगर रिमूव कर दें तो वो लिक्विड वापस से सॉलिड भी हो जाना चाहिए, रीसॉलिडिफिकेशन उसका हो जाना चाहिए अगर हमने प्रेशर को निकाल दिया। ठीक है, तो रेगुलेशन में जैसे ही प्रेशर हटा दिया गया तो वो लिक्विड वापस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही उस पर प्रेशर लगाया तो वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। Got the point? Yes, sir. So these are certain conditions to understand the phase change phenomena. और ये phase change basically जो हम लोग कराएंगे, ये हम कराएंगे by using the heat exchange. Okay? अब किसी भी सब्सटेंस के अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, अलग अलग फेजेस का सिनेरियो हम लोग देख सकते हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर वेरिएशंस एंड एज वेल एज द प्रेशर वेरिएशंस। सो वी स्टार्ट प्लॉटिंग अ ग्राफ। अगर हमने ग्राफ बनाया जिसमें हम एक एक्सिस पर तो प्रेशर लेंगे और दूसरे एक्सिस पर टेम्परेचर लेंगे, और उस सब्सटेंस की स्टेट्स को चेक करेंगे कि कितने प्रेशर कितने टेम्परेचर पर वो कौन सी हालत में है, तो उस ग्राफ को, उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? फेज डायग्राम। यस, Yes, sir. ठीक है, फेज डायग्राम। बात समझ आ रही है ना आपको? जिसमें हम एक एक्सिस पर क्या प्लॉट करेंगे? प्रेशर। Pressure, दूसरे वाले एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या प्लॉट करेंगे? temperature. टेम्परेचर। और किसी सब्सटेंस के बारे में हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि फला फला टेम्परेचर, फला फला प्रेशर पर, सो एंड सो प्रेशर, सो एंड सो टेम्परेचर पर उसका स्टेट कौन सा है, और उसका अगर हम एक पूरा ग्राफ बना दें तो उस ग्राफ को हम कॉल करते हैं फेज डायग्राम। अब हमारी सिलेबस में जो फेज डायग्राम हमें डिस्कस करना है वो वाटर का फेज डायग्राम है, तो मैं पूरा एक डिटेल्ड फेज डायग्राम आपके सामने रखता हूं वाटर के लिए। ध्यान से देखिए आप। अब इस पर हम बात करेंगे, ज्यादा समझने लायक कुछ नहीं है, देखा जाए तो काफी सिंपल सिंपल बातें हैं इसमें। ओके, तो ये पूरा एक फेज डायग्राम मैंने आपके सामने रखा। अब यहाँ देखिए, इस एक्सिस पर मैंने प्रेशर ले रखा है, ठीक है, और ये वाले एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर ले रखा है। मैं 0 से शुरू करता हूँ और 100 तक जा रहा हूँ, और थोड़ा 0 से पीछे नेगेटिव की तरफ भी मैं गया हूँ। अब मैं इन लाइन्स को जरा हाईलाइट करता हूँ। जैसे बेटा ये वाली लाइन देखो, ये जिसे मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक। अब इस लाइन पर जो भी प्रेशर आ रहा है, ठीक है, और इसी लाइन पर जो भी टेम्परेचर आ रहा है, उन सभी वैल्यूज के लिए वाटर का एग्जिस्टेंस सॉलिड फॉर्म में है। समझे? सॉलिड फॉर्म में। देखो ये लाइन की शुरुआत ही 0 से हो रही है, 0 से। अब वाटर 0 पे लेके जाओगे या 0 से हल्का सा ऊपर 0.01 करोगे तो वो तो आइस की कंडीशन में रहता है ना, आइस में रहता है ना वो। ऐसा नो? यस यस। तो उसे कहा जाता है में से इस लाइन के सभी वैल्यूज ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर के इस तरफ अगर मैं देखूंगा तो द लेफ्ट ऑफ इट, तो उसका एग्जिस्टिंग नेचर, उसका एग्जिस्टिंग फॉर्म कौन सा है? सॉलिड। और इस लाइन के ऊपर आने वाली सभी प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज के दूसरे तरफ अगर मैं देखूंगा तो उसका नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है? Liquid. लिक्विड। ये लाइन जो हो गई ना, ये एक इक्विलिब्रियम लाइन हो गई। इक्विलिब्रियम लाइन मतलब आप कह सकते हो कि इस लाइन पर आते आते वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हैं? Yes, sir. या इस लाइन के उस तरफ जाते जाते आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। तो इस पर्टिकुलर लाइन को कहा जाता है फ्यूजन कर्व। क्या कहेंगे? फ्यूजन। फ्यूजन कर्व, जिसमें सॉलिड या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड सॉलिड। मेल्टिंग के रेफरेंस में लिया जाएगा ये मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड सॉलिड। समझ रहे हो? मेल्टिंग या कंडेंसेशन, ऐसे कहें इसको? नहीं, कंडेंसेशन नहीं कह सकते, कंडेंसेशन तो वेपर से होगा, तो मेल्टिंग के रेफरेंस में इसे इस्तेमाल करें। ठीक है, तो यहां इस वर्ड को याद रखिए, फ्यूजन, ये वर्ड किस फेज के इक्विलिब्रियम को बताएगा? Liquid. सॉलिड और लिक्विड। इधर गए तो लिक्विड, इधर आए तो सॉलिड। अब इसकी जो सेकंड लाइन है उसको देखिए, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन पर जो भी वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर आ रहे हैं, इस पर कुछ टेम्परेचर आएंगे ना, इधर ये प्रेशर आएगा, ये इधर टेम्परेचर, ये इधर का प्रेशर, ये इधर का टेम्परेचर, इधर का प्रेशर, ये Yes. टेम्परेचर, ये प्रेशर।
तो इन सभी पॉसिबल पॉइंट से हल्का सा ऊपर जब हम हैं तो वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? Liquid. Liquid. लिक्विड फॉर्म में। और इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? Vapor. Vapor. वेपर। तो ये बॉइलिंग को रेफर करेगा, ठीक है, बॉइलिंग को, बराबर ना। लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बॉइलिंग, और यहाँ लिक्विड सॉलिड में या सॉलिड लिक्विड में तो मेल्टिंग। तो ये जो लाइन यहाँ बन रही है इस पे को एग्जिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है कि इस लाइन के जस्ट दूसरी तरफ जाओगे तो गैसियस स्टेट, और इस लाइन के जस्ट पहले रहोगे तो लिक्विड स्टेट। तो ये इक्विलिब्रियम वाली लाइन हो गई, ठीक है। इस लाइन पर गैसियस स्टेट कभी भी कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड स्टेट कभी भी दूसरी तरफ जाने पर कन्वर्ट हो सकती है। तो एक को एग्जिस्टिंग वैल्यूज यहाँ पे डेवलप हो जाती हैं। इस लाइन को हम क्या कॉल करते हैं, ध्यान से देखिए, स्टीम लाइन हम कॉल करते हैं, या हम कॉल करते हैं वेपोराइजेशन कर्व। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें एक और हल्का सा कर्व आ जाता है, ये वाला, ये बड़ा खास है। अब इस लाइन पर भी कुछ खास प्रेशर है और टेम्परेचर है, बराबर। Yes, लेकिन sir. ध्यान से देखिए कि ये कर्व किसे सेपरेट कर रहा है, सॉलिड और Vapor. Vapor. तो ऑब्वियस बात है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर जाना मतलब क्या करना, Sublimation. सब्लिमेशन। यस। तो इस लाइन पर आने वाले टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम क्रॉस करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं, तो या तो हम सॉलिड में इमेजिन करेंगे किसी चीज को, या फिर हम वेपर में इमेजिन करेंगे। अब किसी भी मटेरियल का जो इन जनरल फेजर डायग्राम बनता है वो कुछ इसी तरीके से बनता है। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी, ठीक है, और थर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है। यहां पर जो एग्जिस्टेंस होगा ये कैसा होगा, Solid. यहां अंदर का एग्जिस्टेंस कैसा होगा, Liquid. Liquid. और इधर का Vapor. वेपर, या आप कह सकते हो गैसियस स्टेट। अब तुमने ध्यान दिया, यहां एक पॉइंट बन रहा है, जैसे ये, इस पॉइंट की बड़ी अहमियत है। इस पॉइंट को अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट लिक्विड को भी करस्पॉन्ड करता है, सॉलिड को भी करस्पॉन्ड करता है, और वेपर को भी करस्पॉन्ड करता है। मतलब इस पॉइंट पर आने वाला जो भी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा और जो भी करस्पॉन्डिंग प्रेशर होगा, उस करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और प्रेशर पर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सब्सटेंस एक साथ तीनों हालतों में मौजूद है, एक साथ को एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। समझे नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम नाम देते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या कॉल करेंगे इसको? Triple point. ट्रिपल पॉइंट। तो किसी भी सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या है? तीनों स्टेट में आता है. हाँ, वो सब्सटेंस तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट करता है, तीनों स्टेट में को एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर हम इस लाइन पर बात करेंगे, इस लाइन पर आने वाले टेम्परेचर और प्रेशर्स पर क्या हो रहा है, कौन कौन सा को एग्जिस्टेंस हो रहा है? Liquid. थोड़ा सा उधर गए तो पूरा लिक्विड बनेंगे, थोड़ा सा इधर गए तो पूरा वेपर बनेंगे। इस लाइन पर कैसा एग्जिस्ट कर रहा है? Solid and liquid. सॉलिड एंड लिक्विड। थोड़ा सा इधर गए तो सॉलिड बनेंगे, थोड़ा सा उधर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके देखेंगे तो वे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस लाइन पर कैसे एग्जिस्टेंस है इसका? Solid and vapor. सॉलिड और वेपर। थोड़ा सा ऊपर चले गए तो सॉलिड बन जाएंगे, थोड़ा नीचे आ गए टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज में तो वेपर बन जाएंगे। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान देंगे, एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, तीनों भी हो. तीनों फॉर्म को एग्जिस्ट Coexist. कर रहे हैं, तीनों फॉर्म को एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये एक यूनिक फिनोमेना होता है किसी भी सब्सटेंस के फेज का, और ये किसी खास पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर ही होगा, एट रैंडम ये कभी नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हम कॉल करते हैं ट्रिपल पॉइंट। अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, वाटर का, तो वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट का एग्जिस्टेंस उस वक्त आएगा जब उसका प्रेशर होगा 6.03 इंटू 10⁻³ एटमॉस्फेयर, और उसका टेम्परेचर होगा 273.16 केल्विन। ये उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर रहने पर ही। इस टेम्परेचर और प्रेशर में हल्का सा भी अगर चेंज आया तो ट्रिपल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, या तो मटेरियल लिक्विड या वेपर की तरफ चला जाएगा, या तो सॉलिड की तरफ चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट?
Yes, sir. Yes. So these are certain very, very basic conditions to define the state of a substance. अब आते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पर। किसी भी सब्सटेंस के स्टेट के चेंज होने के प्रोसेस में दो तीन बड़े यूनिक वैल्यूज आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे टू हैव अ वेरी क्विक रिवीजन, हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। हम कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, लिक्विड से वेपर बन रहा है। हम सब्लिमेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बनना। हम कंडेंसेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, डायरेक्ट वेपर से सॉलिड बनना। हम इस डायग्राम को रेफर करते हुए फ्यूजन का भी एग्जांपल दे सकते हैं, जिसमें सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, यानी कि वो मेल्टिंग का रेफरेंस ले रहा है। ओके, अब ये सब होने के लिए हमें हीट को सप्लाई करते रहना पड़ेगा ना। आप चाहते हो कि सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड बन जाए या लिक्विड मेल्ट होकर वेपर बन जाए, तो आप ध्यान दो, इसमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा मुझे। Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पर अगर कोई सब्सटेंस है, मान लो इस टेम्परेचर पर इमेजिन करो, तो वो कौन सी स्टेट में है? सॉलिड। Solid. यहाँ किसी टेम्परेचर पर पहुंचा मैं, तो वो कौन सी स्टेट में है? लिक्विड। लिक्विड, है ना। और यहाँ किसी टेम्परेचर में जब मैं आ जाऊंगा, किसी हायर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे आ जाऊंगा, तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? Vapor. वेपर। तो ध्यान से देखिए, इस टेम्परेचर पर, ठीक है, अगर मैं लाइंस के जरिए आपको समझाऊं, तो इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर और इस टेम्परेचर पर ध्यान से देखिए, इन तीनों जगहों पर ये वाला टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर जो करस्पॉन्ड करेगा इधर, इधर और इधर। कम टेम्परेचर रखा तो सॉलिड, और बढ़ाया तो लिक्विड, और बढ़ाया तो वेपर, Gas. Vapor. ठीक है, गैसियस स्टेट। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें हीट का सप्लाई जारी रखना पड़ेगा, ठीक है। और हम अगर इसी तरीके से हीट देते रहें, तो किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज कराया जा सकता है। इसी चीज को हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से मेजर करते हैं, और वो है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट, एक वर्ड है स्पेसिफिक हीट, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के लिए हीट दे रहे हैं, और एक दूसरा वर्ड है लैटेंट हीट, जिसमें स्टेट चेंज करने के लिए हीट दे रहे हैं। कुछ समझ आई बात? Yes, sir. हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, ठीक है, which changes its state at क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट। लैटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखेंगे, क्या बढ़ेगा, क्या चेंज होगा? State. सॉलिड या तो लिक्विड में चला जाएगा, लिक्विड या तो वेपर में चला जाएगा, वेपर या तो लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड या तो सॉलिड में आ जाएगा। हीट या तो दो या तो निकालो, आइदर वे। So amount of heat given to change the state of a substance at a particular constant temperature is called as latent heat. क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. Yes. अब इसमें हम दो तरीके की latent heat को डिफाइन करते हैं। वेल, मैं यहाँ पे इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी लिख दूं, ध्यान से देखो। Q the amount of heat given, या जरूरत पड़ने पे डेल्टा Q, मास इंटू L, M इंटू L। याद रखिए, ये फॉर्मूला नोट्स में मैंने डायरेक्टली वहां पर लिखा नहीं है, तो आप इसे ऐड करिए। अब जाहिर बात है, देखो, हर मटेरियल के स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे अलग अलग हीट देनी पड़ेगी। जस्ट इमेजिन करिए कि मेरे पास दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। लेट्स से सब्सटेंस ए आई हैव एंड आई हैव सब्सटेंस बी। दोनों के दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वो 1 किलोग्राम है। अब इमेजिन करिए, अगर मैंने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दी, तो क्या जरूरी है दोनों का स्टेट चेंज हो जाए? No. नहीं, No, sir. डिपेंड करेगा इस सब्सटेंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ओके, कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो थोड़ी सी ही हीट मिलने पर मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे या इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जिनको बहुत बहुत ज्यादा हीट देने पर भी कुछ नहीं बिगड़ रहा उनका, ठीक है। वी हैव टू गो फॉर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस, तब जाके वो मेल्ट होते हैं या इवेपोरेट होते हैं। तो किसी सब्सटेंस को कितनी लैटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ये उस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। बिल्कुल वैसे जैसे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे कितनी हीट चाहिए होगी, उसे स्पेसिफिक हीट कितनी चाहिए होगी, ये उस सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसी तरीके से लैटेंट हीट भी सब्सटेंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके। अब लैटेंट हीट भी जो है वो दो लेवल पर डिफाइन की जाती है, दो तरीके से।
ठीक है, दो तरीके से क्यों, जरा सोचिए। क्योंकि हमारे पास तीन स्टेट्स हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, वेपर है। सॉलिड से लिक्विड होने में या लिक्विड से वेपर होने में अलग अलग लैटेंट हीट लगेगी ना, यस सर। है ना। कोई मटेरियल मेल्ट हो रहा है तो उसको कितनी हीट चाहिए, और कोई मटेरियल इवेपोरेट हो रहा है, गैसियस सिचुएशन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको कितनी हीट चाहिए। तो इसलिए हम लैटेंट हीट भी दो कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिफाइन करते हैं। एक को कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन, गौर से सुनिए, फ्यूजन मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड। वेरी गुड। इसमें हम देखेंगे कि कुछ 1 किलोग्राम का मास सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, उसके मेल्टिंग पॉइंट को मेंटेन करते हुए, तो हमको कितना हीट देना पड़ रहा है, उसे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब इसे आप पक्का याद रखिए कि आइस के लिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 80 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम या 80 कैलोरीज पर ग्राम। पक्का याद रखिए नंबर, ये न्यूमेरिकल सभी इन नंबर से करने हैं हमको। हमारे 99% न्यूमेरिकल जो है वो आइस, वाटर, स्टीम इसी में चलेंगे, तो इन डेटा को अच्छे से याद रखिए। 1 किलो आइस अगर मुझे मेल्ट करनी है, 1 किलो आइस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर रखते हुए उस आइस को मुझे वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी, 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरीज। ठीक है, जस्ट इमेजिन करिए कि मेरे पास यहाँ पर 1 किलोग्राम का आइस क्यूब है। जस्ट इमेजिन करिए 0 डिग्री सेल्सियस, 1 किलोग्राम आइस, मैंने इसे मेल्ट किया तो बेटा ये बन गया पानी, ये बन गया वाटर। ठीक है, कितना वाटर बना, आंसर है 1 किलोग्राम। कितने टेम्परेचर पर बना, 0 डिग्री सेल्सियस। मुझे बताइए मुझे इसको कितनी हीट देनी पड़ी, आंसर है 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरीज। गौर से देखिए, क्या यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ, नहीं। सिर्फ नहीं। हीट, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, आइस का कन्वर्जन हुआ वाटर में, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इस बात को याद रखिए न्यूमेरिकल करते वक्त, नहीं तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। लैटेंट हीट का कैलकुलेशन जब भी इन्वॉल्व होगा उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, स्टेट चेंज होगा। स्पेसिफिक हीट का जब भी कैलकुलेशन किया जाएगा उसमें स्टेट चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज होगा। बहुत अच्छे से समझिए। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर इमेजिन करते हैं एक बड़ा सा आइस क्यूब है जो समंदर में फ्लोट कर रहा था, 100 या 10 किलोग्राम का आइस क्यूब। जस्ट इमेजिन करो 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने इसे वाटर में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, वाटर में मैंने इसे कन्वर्ट कराया तो ये वाटर बन गया। अब मास तो नहीं चेंज होगा, जितना आइस का मास है उतना ही मास वाटर का होगा। तो यहाँ पर ये कितने किलोग्राम का बना, 10 kg। ये बन गया वाटर। बताइए सबसे पहले कितना टेम्परेचर आएगा इसका, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा करने के लिए मुझे कितनी हीट, 80 किलो कैलोरी। 800 किलो कैलोरीज। 10 किलोग्राम था बेटा, यस सर। यस सर। 1 किलोग्राम को 80 चाहिए तो 10 किलोग्राम को कितना चाहिए, 800 किलो कैलोरीज। टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो मैं जो भी हीट दे रहा हूं उससे काम क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सॉलिड मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड मटेरियल बिना चेंज ऑफ टेम्परेचर के। एक और होती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेल, इससे पहले का शायद मैंने स्टेटमेंट गलत बोला, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक और चीज होती है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें हमें किसको कन्वर्ट कराना है, वेपर। लिक्विड टू वेपर। लिक्विड से गैसियस वेपर में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, और वो भी पर किलोग्राम मास के हिसाब से हम बात करें तो वाटर से स्टीम बनाएंगे, पानी है उसको बॉईल करेंगे और उसका स्टीम बना देंगे, तो कितनी हीट चाहिए, 540 किलो कैलोरीज। याद रखिए 540 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, या कहेंगे 540 कैलोरीज पर ग्राम। अब जस्ट इमेजिन करिए कि हमारे पास थोड़ा सा पानी है 1 ग्राम, इसको मैंने बॉईल कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, वेपर। स्टीम में, वेपर में। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन करिए स्टीम बनने पर भी टेम्परेचर कितना होगा,
100 डिग्री डिग्री सेल्सियस। ऐसा करने में मुझे कितनी हीट देनी पड़ेगी? 540 किलो कैलोरी। 540 कैलोरीज। ग्राम, ग्राम में Yes, yes. किलोग्राम रहेगा तो किलो कैलोरीज। तो जरा नंबर अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठाइए। ठीक है, यहाँ इस वक्त मैं एक छोटा सा रिवीजन करना चाहता हूँ, केयरफुली आंसर करें आप सभी। अगर हम स्पेसिफिक हीट की बात करें, वाटर कितनी है? 42. 1 कैलोरीज 1 कैलोरी की, हाँ। ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1000 करेक्ट है? किलो कैलोरी। कैलोरीज नहीं, किलो कैलोरीज नहीं, कैलोरीज किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या इन सभी केसेस में डिग्री केल्विन। तो बेसिकली हम लोग ये याद रखते हैं। अब बताइए, अगर मेरे पास आइस है 0.5. 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मेरे पास स्टीम है 0.5 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब मैं लैटेंट हीट की बात कर रहा हूं, ये स्पेसिफिक हीट नहीं, ये लैटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंजेस होंगे। लैटेंट हीट में अगर मेरे पास आइस है और मैं जाना चाहता हूं वाटर में, तो मुझे कितनी लैटेंट हीट पड़ेगी? 80 कैलोरीज पर ग्राम या 80 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम। अब मेरे पास वाटर है और वाटर से मैं जाना चाह रहा हूँ स्टीम में, यानी कि वेपर में, तो 540 कैलोरीज पर ग्राम, या कह सकते हो 540 किलो कैलोरीज पर ग्राम। करेक्ट है? माइक जरा ऑफ रखें बेटा, आवाज आती है। ठीक, माइक ऑफ रखें प्लीज। अब इस पूरे प्रोसेस को माइक ऑफ रखें प्लीज, माइक ऑफ रखें। अयान माइक ऑफ रखें प्लीज। अब इस पूरे प्रोसेस को हम एक कर्व से भी बता सकते हैं कि जो भी हुआ ना, इसको हम एक कर्व से बताते हैं, जिसको हम कहते हैं हीटिंग कर्व। ठीक है, इंफॉर्मेटिव है ये, मतलब एक ही साथ सारी बात बता दो। अब यहाँ पे मैंने एक हीटिंग कर्व आपके सामने रखा है, जरा ध्यान से देख लेना, सी दिस केयरफुली। एक दो क्वेश्चन भी आ चुके हैं इससे पहले इस पर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ और इसको मैं टाइम से देख रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज टाइम। अब आप ये पहला सेक्शन नोटिस करिए, पहला सेक्शन, ये टेम्परेचर में बढ़ाया 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 बढ़ाया, टाइम भी मैंने देता गया, टाइम भी दिया मैंने और टेम्परेचर भी बढ़ाया। तो मटेरियल पूरा सॉलिड ही है अभी, तो सॉलिड की खाली हीटिंग हो रही है। ठीक है ना? यहां से लेके यहां तक स्पेसिफिक हीट वाला कैलकुलेशन होगा बेटा, क्योंकि स्टेट नहीं चेंज हो रहा। यहां भी मटेरियल सॉलिड है, यहां भी 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 सॉलिड है। जब तक यहां नहीं पहुंचता हूं तब तक सॉलिड ही है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आने तक मटेरियल कैसा है? सॉलिड। और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो स्पेसिफिक हीट वाला कैलकुलेशन करूंगा या लेटेंट हीट वाला? Specific. स्पेसिफिक हीट। अब जैसे हम इस टेम्परेचर पर गए, हम हीट तो अभी भी दे रहे हैं, लेकिन मटेरियल मेल्ट होता जा रहा है। जब वो मेल्ट हो रहा है ए से बी, तो आपने नोटिस किया उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यस, Constant. यहाँ मैं स्पेसिफिक हीट वाला कैलकुलेशन करूंगा या लेटेंट हीट? latent लेटेंट हीट में कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लूंगा या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? Fusion. fusion क्योंकि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और अब मैं वापस से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ए बी से सी मैं कौन सा कैलकुलेशन करूं, लेटेंट वाला या स्पेसिफिक वाला? specific heat स्पेसिफिक वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये लिक्विड स्टेट में है, और जैसे ही वो T2 टेम्परेचर पर पहुंच गया, अब इसका क्या शुरू होने वाला है? बॉइलिंग। तो आप देखो यहाँ इसका स्टेट चेंज हो रहा है, इसकी स्टेट चेंज हो रही है, और अगर यहाँ इसकी स्टेट चेंज हो रही है तो आप नोटिस करो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। यस। कौन सा कैलकुलेशन मैं करूंगा यहाँ से यहाँ तक? Latent. लेटेंट हीट वाला कैलकुलेशन मैं करूंगा। और एक बार वो पूरी तरीके से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद भी अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो जस्ट उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नथिंग एल्स, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। बात समझ आई?
Yes, sir. Yes, sir. तो किसी भी मटेरियल के लिए 3 तरीके के उसमें स्टेजेस हम कह सकते हैं आ सकते हैं। ओके, क्विकली इस ग्राफ को अगर मैं आपके सामने दोबारा प्लॉट करूं क्विकली, तो देखो ऐसे होगा ये, ध्यान से बताना, ये पहली स्टेज है, फिर ऐसे, ठीक है, फिर दूसरी स्टेज, फिर ऐसे, फिर तीसरी स्टेज। नाउ टेल मी, इन दिस फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्या क्या है, कौन क्या क्या है बताओ, यहाँ कौन सी हालत है? First specific. 1 में सॉलिड है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्पेसिफिक हीट है। 2 में क्या हो रहा है? Latent. मेल्टिंग है, सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन चल रही है। 3 में क्या हो रहा है? Yes, sir. Specific heat. Specific heat. स्टेट कौन सी है उसकी? Liquid. खाली टेम्परेचर बढ़ रहा है। 4 में क्या हो रहा है? Specific Latent heat. heat of vaporization. लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, ठीक है, और यहाँ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाला मामला चल रहा है, ठीक है। जो भी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन होगा, जो भी हीट मैंने दी उससे स्टेट चेंज होगा और वो लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होगा गैसियस स्टेट में, और फाइनली यहाँ क्या होगा, ये वेपर्स में चला गया पूरा। अब इसके बाद जो भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा या जो भी मैं हीट उसको सप्लाई करूंगा, उससे खाली उसका टेम्परेचर ही बढ़ेगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। अब Yes, इसमें sir. एक और बात ऑब्जर्वेशन की है, मतलब एक और पॉइंट यहाँ पे एज अ ऑब्जर्वेशन देखा जा सकता है कि इन तीनों स्ट्रेट लाइंस का जब हम स्लोप लेते हैं तो सॉलिड का स्लोप एंगल ज्यादा आता है, लिक्विड का कम, और गैसियस का और कम, ठीक है। मतलब यहां अगर मैं कुछ ऐसे एंगल्स बनाने लग जाऊं, मैं कहूं ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, और ये गैमा एंगल है, तो अल्फा एंगल बड़ा आएगा, बीटा उससे बड़ा, और गैमा सबसे छोटा, समथिंग लाइक। ओके, बात समझ आ रही है आपको? Yes, Yes. sir. Yes, sir. अब ऐसा क्यों होता है, इसका एक सिंपल सा रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, हीट जो हम दे रहे हैं, अगर मैं हीट की इक्वेशन लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, स्पेसिफिक हीट, मास और चेंज ऑफ टेम्परेचर, करेक्ट है? Yes. अब जो हीट का फैक्टर आएगा वो आएगा एज गुड एज पावर इनटू टाइम, Time. ठीक है, बिकॉज हीट इज एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। डेफिनेशन जरा समझिए, हीट क्या है? एनर्जी है, एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या? स्पेसिफिक हीट, मास और टेम्परेचर, ठीक है। अब मैंने इस इक्वेशन को ऐसे बनाया, चेंज ऑफ टेम्परेचर अपॉन चेंज ऑफ टाइम इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आ गया पावर, डिनोमिनेटर में आ गया मास और स्पेसिफिक हीट, बराबर। Yes, sir. Yes. जो पावर मैं दे रहा हूं सोर्स से, हीट का जो सोर्स है मेरा, उसकी पावर जो मैं दे रहा हूं वो तो मैं कांस्टेंट मान लेता हूं, मास भी कांस्टेंट मान लेता हूं, मतलब पता चलेगा कि डेल्टा टी बाई डेल्टा स्मॉल टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/s, करेक्ट है? Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चों अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये रेशियो अपने आप में स्लोप है, Yes. पैरामीटर टेम्परेचर और एक्स पैरामीटर टाइम, टेम्परेचर अपॉन टाइम, तो ये चीज अपने आप में क्या है? Slope. प्रोपोर्शनल स्पेसिफिक हीट, तो पता चला स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल 1/स्लोप, ठीक है। अब फंडामेंटली एक बात याद रखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस जो है ना बहुत ज्यादा होती है, गैस का टेम्परेचर बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, बहुत ज्यादा Yes, हीट sir. देना पड़ता है गैस को, तब जाके उसका टेम्परेचर बढ़ता है। गैस के मुकाबले में लिक्विड की स्पेसिफिक हीट थोड़ी कम होती है, और लिक्विड के मुकाबले में सॉलिड की स्पेसिफिक हीट बहुत ही कम होती है, सॉलिड को थोड़ा भी हीट दोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, ये कॉमन बिहेवियर है। अब हमें क्या पता चल रहा है कि गैस की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा, बराबर, Yes, sir. उससे कम किसकी? Liquid. Solid की. और उससे भी कम स्पेसिफिक हीट किसकी? Solid. और स्पेसिफिक हीट और स्लोप कैसे? Inversely. इनवर्सली। तो चूंकि गैस की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका स्लोप सबसे कम होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir.
नोटिस करो जरा, गैस की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा इसलिए उसका स्लोप सबसे कम, क्योंकि यहाँ इनवर्स रिलेशन बन रहा है। और सॉलिड की स्पेसिफिक हीट सबसे कम इसलिए उसका स्लोप सबसे ज्यादा ज्यादा होना चाहिए। बात समझ आ रही है आपको? इसीलिए जब हम हीटिंग कर्व पूरा प्लॉट करेंगे तो सॉलिड को करस्पॉन्ड करने वाली लाइन एकदम खड़ी आएगी, उसका स्लोप सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि स्लोप ज्यादा होगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक हीट कम होगी। यस सर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे थ्योरेटिकली क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके, दिमाग बैठी बात ये अच्छे से? यस सर। यस सर। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि किसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैसी होगी और कितनी होगी। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखते हैं, आइए। न्यूमेरिकल यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं, मतलब इस पॉइंट के आगे न्यूमेरिकल शुरू होंगे। ये तो बातें मैंने अच्छे से बता दिया आपको। ये समझा इसका स्लोप ज्यादा क्यों है, सॉलिड का Yes, स्लोप क्यों ज्यादा है? इसकी स्लोप ज्यादा है। कम है। उसकी स्पेसिफिक हीट कम है। कम है। इनवर्स रिलेशन, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कम, इनवर्स रिलेशन। तो गैसियस सिस्टम का स्लोप एकदम लेटा हुआ रहेगा, कम रहेगा, बहुत कम रहेगा उसका स्लोप। क्यों? क्योंकि गैसियस सिस्टम जो रहेगी या जो गैस वहां पे बनेगी वेपोराइजेशन होने के बाद, उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होती है। अब एक आखिरी पॉइंट देखते हैं, लॉ ऑफ मिक्सचर। लॉ ऑफ मिक्सचर क्या है? मान लेते हैं कि हमारे पास दो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं। दिस आई कंसिडर सब्सटेंस 1, ठीक है, maintained at temperature 1 and having a specific heat S1. ठीक है, try to understand, this is very very important. Even I may say कि सब्सटेंस का अपना खुद मास है M1। अब मेरे पास एक दूसरा सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है, एक इनमें से एक सब्सटेंस लिक्विड हो सकता है, एक सब्सटेंस सॉलिड हो सकता है, एक सब्सटेंस, दोनों लिक्विड हो सकते हैं, दोनों गैसियस हो सकते हैं, दोनों लिक्विड हो सकते हैं, कुछ भी। मान लेते हैं ये दूसरा सब्सटेंस है 2, जो कि मेंटेन किया गया है T2 टेम्परेचर पर, और इसकी स्पेसिफिक हीट है, सॉरी, सेकंड वाले की स्पेसिफिक हीट है S2 और इसका मास है M2। अब मैंने क्या किया कि इन दोनों सब्सटेंस को कंबाइन कर दिया, मिला दिया, ठीक, और एक मिक्सचर बनाया मैंने। ठीक है, मिक्सचर बना दिया मैंने। समझ लो फॉर एग्जांपल ये वाटर है और ये कोई ऑयल वगैरह कुछ तो भी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिक्स होने वाली मिसिबल चीजें हैं दो, दोनों का अलग अलग टेम्परेचर है। अब दोनों को मिक्स करके मैंने मिक्सचर बना दिया। अब आपसे ये पूछेगा कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, क्या पूछेगा ये? मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है। अब इसमें बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आती है, वो मैं कल आपको बताऊंगा। मैं आज आपको सिर्फ एक फंडामेंटल चीज समझा के छोड़ रहा हूं, अगले लेक्चर में मैं इसकी डिटेलिंग करूंगा पूरी। अगर समझो हमने सॉलिड और लिक्विड मिक्स किया तो वहां पर मेल्टिंग भी होगी, है ना, ऐसा भी होगा, तो वहां पर लैटेंट हीट भी आएगा, स्पेसिफिक हीट भी आएगा, दोनों का रोल आएगा। तो फिलहाल मैं मान लो एक जनरल सिस्टम इमेजिन करता हूं कि दोनों लिक्विड्स हैं, दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं, दोनों के मासेस अलग अलग हैं, और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद हमसे ये पूछा गया कि भाई जो भी मिक्सचर बना उसका टेम्परेचर कितना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? यस सर। अब इसमें एक फंडामेंटल बात क्या याद रखना है कि किसी सब्सटेंस के पास कुछ टेम्परेचर है, किसी दूसरे सब्सटेंस के पास कुछ दूसरे टेम्परेचर वैल्यू है। हो सकता है कि इनमें से कोई एक बॉडी हॉट हो और कोई एक बॉडी कंपैरेटिवली कोल्ड हो सकता है ऐसा, है ना। यस। इमेजिन करो कि अगर ये दोनों सेम टेम्परेचर पर हुए, ये भी 100 ये भी 100, अब मिक्स कर दिया तो ये भी 100 ही होगा। यस। इसमें तो कोई मजा नहीं है, इसमें तो कोई सवाल बनाने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन सोचो कि अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस पर है और ये 80 डिग्री सेल्सियस पर है, एक कोल्ड है और एक हॉट है, अब मैंने मिक्स किया तो अब बताओ टेम्परेचर कितना होगा। एक 20 पर था, एक 80 पर था, तो ये कितने पर आएगा? पता नहीं। इसमें सवाल बनाने की बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो मिक्सचर बनने के प्रोसेस में क्या होगा कि एक चीज गर्म होगी और एक चीज ठंडी होगी। one of the aspect, one of the substance will be at high temperature and another will be at the low temperature.
तो दोनों को जब मैंने मिक्स किया ना तो दोनों में हीट एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है? यस सर। दोनों में हीट एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा। मान लो एक 20 पर है और एक 80 पर है और दोनों को मैंने मिक्स किया, तो 80 वाला क्या करेगा, हीट लूज करेगा, और 20 वाला क्या करेगा, हीट गेन करेगा। हो सकता है 80 वाला धीरे 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 60 और 50 पर आ जाए, और 20 वाला धीरे धीरे 30 40 50 पर आ जाए, और दोनों आगे 50 पे सेटल हो जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता ऐसा? हो Yes, सकता sir, maybe. तो हमें एक फंडामेंटल बात यहाँ पे क्या याद रखनी है कि जब मिक्सचर क्रिएट होगा ना तो उसमें से हीट एक्सचेंज होगा। जो हॉट ऑब्जेक्ट होगा, जो हॉट सब्सटेंस होगा, वो अपने टेम्परेचर को घटाएगा, वो हीट को सप्लाई करेगा, और जो कोल्ड ऑब्जेक्ट रहेगा वो अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा और वो हीट को गेन करेगा। और दोनों एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आने के बाद सेटल हो जाएंगे, फिर टेम्परेचर उनका चेंज नहीं होगा। बराबर? Yes, sir. तो इन दोनों में से कोई एक हीट देने वाला होगा और कोई एक हीट लेने वाला होगा। तो सोचा जाए तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि किसी ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट गिवन की, दी, ठीक है, और किसी ने कुछ अमाउंट ऑफ हीट टेकन की। कौन देगा? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। सोचो ना। Yes, sir. और कौन लेगा? जिसका टेम्परेचर कम। अब चलो इमेजिन करने लगते हैं कि इसमें करंट सिचुएशन में T1 ग्रेटर देन T2 है। करंट सिचुएशन में मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, करंट सिचुएशन में। तो इसमें से कौन देगा और कौन लेगा? T1 देता। T1 देगा और T2 ये लेगा। M1 मास वाला सब्सटेंस, जो पहला सब्सटेंस है, ये हीट को सप्लाई करेगा, और ये जो दूसरा सब्सटेंस है ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट को लेगा। अब मुझे आप हीट की इक्वेशन बताओ बेटा, क्या है हीट की इक्वेशन? SM delta T. S1 M1 डेल्टा T फॉर 1 इज इक्वल टू S2 M2 डेल्टा T फॉर 2। यही बात है। ये याद रखना, हीट इक्वेशन पर ही सारा खेल चलेगा। पूरी कैलोरीमेट्री हीट इक्वेशन पर चलेगी, याद रखना। तो यहाँ खाली टेम्परेचर के चेंज की बात चल रही है, इसलिए ज्यादा कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें से मैंने एक लिक्विड और एक सॉलिड इस्तेमाल किया होता तो वहां मेल्टिंग का भी पॉइंट आता, लैटेंट हीट भी आती। इस पर मैं कल बात करूंगा, बहुत तगड़े न्यूमेरिकल आते हैं इस पे, और बड़े आसान करके हम चीजों को समझेंगे। तो ये फंडा समझा आपको? SM डेल्टा टी, SM डेल्टा टी, बात समझ आई? Yes, sir. अब सोचो कि ये T1 का टेम्परेचर बाद में कितना होने वाला है? TM. TM। तो ध्यान से देखो, S1 M1 T1 माइनस TM इक्वल, सही है? यस सर। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का मतलब तो यही हुआ ना कि पहले T1 था, बाद में TM हो गया। तो माइनस बोलो, S2 M2 T2 माइनस TM. नहीं, TM माइनस T2। क्यों ऐसा? क्योंकि वो ले रहा। कम था। गौर से सुनो मेरी बात, T2 टेम्परेचर पहले कम था, T1 के पास से सेकंड सब्सटेंस को हीट मिलेगी, और T2 के मुकाबले में TM टेम्परेचर ज्यादा होगा। यस यस। समझने की कोशिश करिए। एक 80 पर है, एक 20 पर है, और मिक्सचर 50 पर आ रहा है। इमेजिन करते हैं, एक 80 पर है, 20 पर है, और मिक्सचर 50 पर आ रहा है, मतलब 80 माइनस 50। और यहां क्या 20 माइनस 50 करोगे, क्या 50 माइनस 20 करोगे? 50 माइनस 20. 50 माइनस 20। तो जो कम टेम्परेचर है, यहाँ निगेटिव नंबर नहीं लाने का अपन, याद रखो, ऐसा याद रखो। चलो, निगेटिव नंबर नहीं लाना अपना, ठीक है ना? तो मिक्सचर का टेम्परेचर हाइयर वैल्यू में से माइनस करोगे और लोअर वैल्यू को माइनस करोगे मिक्सचर के टेम्परेचर में से। ठीक है। अब मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल तुम्हारे सामने रखता हूं, बहुत बहुत आसान, ठीक, ध्यान से देखना। फॉर एग्जांपल, मेरे पास लेट्स से 100 ग्राम वाटर है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर।
और मेरे पास 50 ग्राम वाटर है 60 डिग्री सेल्सियस पर, इन दोनों का मैंने मिक्सचर बनाया, तो बताओ मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? बताओ, इस इक्वेशन को फॉलो करो या सीधा सीधा इस इक्वेशन को फॉलो करो। वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी? 1। कितना है मास? 100 T1 20 नहीं, Tm माइनस 20। समझो बेटा, Tm क्या 20 से ज्यादा होने वाला है? yes Yes, sir. चलो, तुमको अगर परेशानी हो रही है यार इसमें भी समझने में, इक्वेशन जैसी की वैसी तुम उसको मैनेज करना चाहते हो तो उल्टा कर लो, इसको 60 पढ़ लो, इसको 20 पढ़ लो यार। चलो आप बताओ सही सही क्या लिखूं? 60 माइनस 60 माइनस Tm इक्वल S2 1, वो भी वाटर है, उसका भी स्पेसिफिक हीट 1 है, इनटू कितना ग्राम? 50 अब बोलो क्या लिखूं मैं? Tm minus 20 Tm माइनस 20। ठीक है, ये जीरो काट दिया, इधर अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 600 माइनस 10 Tm इज इक्वल टू 5 Tm माइनस 100। सही जा रहा है? yes ठीक है, Tm को उधर किया, कितना हुआ? 15 Tm, करेक्ट है? Yes. इज इक्वल टू 700 700। Tm इज इक्वल टू 700 डिवाइडेड बाई 15। बता दो क्या आंसर आएगा? 46.6. 46.6 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये सब्सटेंस या ये कॉम्बिनेशन या ये मिक्सचर चला गया 46.6 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, इसे याद रखिए। इसमें एक तरफ से तो हीट दी जाएगी और दूसरी तरफ से हीट ली जाएगी, तो हीट देने और लेने के प्रोसेस को अगर हम ठीक से समझ पाए तो हमारे सारे न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। समझा सर। और हमको यहाँ पे आगे चल के ये भी याद रखना पड़ेगा कि हीट देने के बाद उससे क्या काम हुआ, क्या स्टेट चेंज हुई, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ। दो बातें होंगी। जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ 60 ग्राम वाटर और यहाँ 50 ग्राम स्टीम मिक्स कर दूं या आइस मिक्स कर दूं, आइस, तो पहले तो आइस पिघलेगा, समझ रहे हो? यस सर। फिर उसके बाद टेम्परेचर चेंज होगा। तो कंटेंट बड़े ध्यान से समझना है हमें। तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त मैं आपको इसकी ट्रिक समझा दूंगा। फिलहाल मेरा मकसद सिर्फ इस छोटी सी बात को आपको समझाना है कि मिक्सचर की सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। तो वन लाइनर क्या याद रखना है आप सभी को? वन लाइनर ये याद रखना है, हीट का कोई लॉस नहीं होगा। जितनी हीट हम सप्लाई करेंगे हॉट बॉडी की तरफ से, उतनी ही हीट हम इनटेक करेंगे, यूज करेंगे कोल्ड बॉडी के लिए। कोल्ड बॉडी की तरफ से। और कोल्ड बॉडी के लिए या हॉट बॉडी के प्रोस्पेक्टिव में दो चीजें हो सकती हैं। जरूरत पड़ने पर सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा और जरूरत पड़ने पर स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी चेंज होगा। ठीक है, फिर चाहे हम स्टीम से, वाटर से आइस की तरफ आए या फिर हम आइस से, वाटर से स्टीम की तरफ जाएं, आइदर वे सोचें आप। तो इसके न्यूमेरिकल मैंने बहुत सारे रखे हैं मॉड्यूल में, आप अगर देखना चाहें तो आई हैव गिवन अराउंड 17 क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर फर्दर मैंने प्रैक्टिस के लिए और 10-12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो कल की लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये चीजें और गहराई से समझेंगे। ओके, Yes, sir. रुक जाते हैं। यस